Good morning, everyone. This is the part 5 of chapter number 6, which is how forces affects motion. हम इससे पहले जो हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ था उसके बेसिक डिस्क्रिप्शन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे कि वो किससे डील करता है। जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ होता है बेटा, इट डील्स विद द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट या स्टेट ऑफ मोशन जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता है। और जो न्यूटन का सेकंड लॉ होता है बेटा, वो जो ऑब्जेक्ट है उसके मोशन के साथ डील करता है या उसके स्टेट ऑफ मोशन के साथ डील करता है जब एक एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट होता है। यही हमने यहाँ पे लिखा है एंड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी। ओके, और हम कि कौन से फैक्टर होते हैं जो फोर्स को अफेक्ट करते हैं। फोर्स को फैक्टर्स कौन से अफेक्ट करते हैं? फैक्टर्स, तो देयर आर मेजरली टू फैक्टर्स, वन इज मास एंड सेकंड इज एक्सेलरेशन। हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे, इन दोनों की क्या रिलेशनशिप होती है फोर्स के साथ और एक दूसरे के साथ, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, सो उससे पहले वी हैव एन एक्सपेरिमेंट एंड एक्टिविटी टू परफॉर्म। ओके, नाउ दिस इज एक्टिविटी 6.17. Just give me a second, let me find it here. Yeah, this one. So let's begin. So we have to take 4 ball bearings, which is we will going to use as the wheels, 2 pencils, an empty cardboard box to make a cart. हमें गाड़ी बनानी है ऐसे से, ठीक है। और किससे बनानी है? हमें 4 व्हील बेयरिंग लेने हैं, ये बॉल बेयरिंग, उनकी जब पेंसिल लगानी है, एक कार्डबोर्ड का बक्सा लेना है, एक कार्ट बन जाएगी हमारे पास, छोटी सी गाड़ी बन जाएगी। ठीक है ना, वी हैव टू यूज अ पेपर कप, एक पेपर कप भी हमें यूज़ करना है। ठीक है, एक पीस ऑफ पाइप, एक छोटा सा पीस ऑफ पाइप जो हम एज ए पुल्ली यूज़ करेंगे, ये वाला। ठीक है, ताकि फ्रिक्शन कम हो सके। ठीक है, एक थ्रेड ऑफ सम लेंथ, एक छोटा सा धागा कोई भी, एक फिक्स लेंथ का, लेट्स से हम 2 फीट का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, एंड सम कॉइन्स और सम अदर ऑब्जेक्ट्स, हम लेट्स से 10 रुपये के सिक्के होते हैं ना जो 10 रुपीज़ वाले, हम वो यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, 5 सिक्के हमारे पास, एंड ए वेइंग स्केल, एक वेइंग स्केल भी हमारे पास होना चाहिए। तो हमें क्या करना है? वी हैव टू इंसर्ट द 2 पेंसिल्स थ्रू द साइड ऑफ द बॉक्स, एंड हमें एक ऐसी गाड़ी तैयार कर लेनी है। ठीक है ना, वी हैव टू अटैच ए थ्रेड टू द फ्रंट एंड ऑफ द बॉक्स विद विच यू आर गोइंग टू पुल द कार्ट। हमें क्या करना है बेटा, जो हमने गाड़ी बनाई है ना, इसका जो आगे वाला हिस्सा है, इसका ये वाला हिस्सा है, यहाँ पे हमें एक धागा टाई करना है और उस धागे से हमें एक कप को टाई करना है। ठीक है ना, ड्रॉ ए लाइन एट वन एंड ऑफ द टेबल, कि मान लो आपने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर ली है एक एंड ऑफ द टेबल पे। ठीक है, और एक लाइन आपने यहाँ ड्रॉ कर ली है और इनके बीच में डिस्टेंस है 2 फीट। ठीक है, या 1 फीट, वट एवर यू वॉन्ट टू यूज़। ठीक ना, विच विल द मार्क ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये हमारा फिनिशिंग पॉइंट है, एंड पॉइंट है। ठीक है, नाउ पुट द थ्रेड ओवर द स्मॉल पाइप अटैच टू द अदर एंड ऑफ द टेबल। अब हमें क्या करना है, इस डब्बे को, जब हमने गाड़ी बनाई है बेटा, उसको हमें ऐसे रखना है। ठीक है, ये हमारी गाड़ी है। ठीक है, ये हमारी यहाँ स्टार्टिंग लाइन है, ये हमारी फिनिशिंग लाइन है। थ्रेड हमने टाई कर रखा है, इसको पुली के ऊपर से, जिसको हम एज ए, जब हम पाइप यूज़ करेंगे, उसको ऐसे लटका देना है पेपर कप को, उस पेपर को थोड़ा वेट रख देना है। ठीक है, दबा के रखना है ताकि गाड़ी नीचे ना गिरे या फिर इसको घिसड़ा के ना ले जाए। ठीक है, नाउ टू दिस थ्रेड एट द कर्व इन विच यू आर गोइंग टू पुट सम ऑब्जेक्ट, ये जो हमारा पेपर कप है बेटा, हम इसमें सिक्के डालेंगे। ठीक है, जो 10-10 रुपए के हमारे पास सिक्के होते हैं वो डालेंगे। नाउ as you let go of the system, the cup will move downwards due to gravitational force of the earth and the thread will pull the cart. देखो बेसिक प्रिंसिपल क्या है बच्चा इस कार्ट के ऑपरेशन का, देखो जैसे ही आप इस कप के अंदर सिक्के डालोगे, इसके में थोड़ा वेट डालोगे, तो ग्रेविटी इसको नीचे खींचेगी। ठीक है, वो फोर्स इसमें ट्रांसफर हो जाएगा इस थ्रेड के थ्रू इस गाड़ी में, और ये गाड़ी आगे मूव करेगी। ठीक है, मोर, अगर ज़्यादा सिक्के डालोगे बेटा तो ज़्यादा ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा, है ना। तो हमें गाड़ी की स्पीड में और जो ग्रेविटेशन पुल लग रहा है, जिस फोर्स से गाड़ी को खींचा जा रहा है, उसमें फ़र्क देखना है। ठीक है, हम इन सब चीज़ों को एक दूसरे के बाद पढ़ेंगे। ठीक है, एक बार ना, वी हैव टू मेजर द मास ऑफ द कप अलोंग विद एनी अदर ऑब्जेक्ट दैट वी पुट इनसाइड। ठीक है, मान लो कि कप का वेट 10 ग्राम है और एक सिक्के का वेट भी 10 ग्राम है। ठीक है, now we have to start recording a video of the cart in slow motion and release the cart from the starting line and record the video until it reaches to the pipe at the other end of the table.
देखो ये कहना क्या चाहता है, देखो यहाँ पे हमारी एक स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे हमारा एक एंड पॉइंट है, ठीक है। हमें एक कैमरा सेटअप करना है यहाँ पे, ठीक है, जो इसको रिकॉर्ड करेगा स्लो मोशन में। हमने पहले एक सिक्का डाला, इसके ऊपर कोई वेट रखा हुआ था, हमने इसको दबा के रखा हुआ था ताकि गाड़ी अपने आप ना चला जाए, हम चाहें तभी ये गाड़ी मूव करे। हमने वेट रिलीज़ किया, ये कप नीचे में होगा, धागा इस गाड़ी को आगे खींचेगा। तो हमें इसकी वीडियोस बनानी स्टार्ट कर देनी है जब स्टार्टिंग लाइन को क्रॉस करे और एंड पॉइंट पे आ जाए, और हमें टाइम नोट डाउन करना है, ठीक है, हमें टाइम नोट डाउन करना है। नाउ रीड द टाइम व्हेन यू रिलीज द कार्ट एंड व्हेन इट इज रीचिंग टू द एंड ऑफ द टेबल। मान लो हमने वीडियो में टाइम देखा कि यहाँ से जब कार्ट मूव करना स्टार्ट की और यहाँ पे आके रुक गई, तो पहली बार में 5 सेकंड लगे जब एक सिक्का डाला। जस्ट अ सेकंड ना, हियर वी आर। अब यहाँ पे हम टाइम नोट कर लेते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉइन्स नोट कर लेते हैं, नंबर ऑफ कॉइन्स। बट नंबर ऑफ कॉइन्स का एक वेट होगा विच भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। उसको हम ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, दिस इज नथिंग बट ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी या वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मैंने पहले एक सिक्का डाला, फिर दो डाला, फिर तीन एंड सो ऑन, ठीक है। पहली बार इसको 3 मिनट लगे, फिर 2 मिनट लगे, फिर 1 मिनट में गाड़ी वहाँ से वहाँ आ गई, या 3 सेकंड, मिनट थोड़ा ज़्यादा बड़ी हो जाएगा सेकंड, ठीक है। इसका वेट हो गया 10 ग्राम, इसका हो गया 20 ग्राम, इसका हो गया 30 ग्राम, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें नोट डाउन करनी है ना। वी हैव टू यूज द T1 जब पहले बार एक सिक्का डाला, T2 जब 2 सिक्के डाले, T3 जब 3 सिक्के डाले। Now, double the mass of the cup with the object inside it and repeat the step 5 and 6 and record the time T2। तो इन्होंने क्या कहा है कि मान लो इनिशियली हमारा 10 ग्राम वेट था, हम इसको डबल करके 20 ग्राम कर दिया, ठीक। तो हमें केवल 2 ही रीडिंग लेनी है उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, ठीक है भाई। हमने वेट को, जो कप का वेट था उसको हमने डबल कर दिया है, डबल कर दिया। ये टाइम T1 है, दिस इज द टाइम T2, ठीक है। उसको हम 1.5 सेकेंड ले लेते हैं जस्ट फॉर द सिंप्लिसिटी, या चलो नंबर नहीं लेते हैं, हम एक सिंपल आर्बिट्रेरी वैल्यू ले लेते हैं, जैसे T1 एंड T2। हमें बस ये देखना है कि हमने वेट को डबल किया, फोर्स को डबल किया, एंड हमें टाइम देखना कि टाइम डिफरेंस क्या है, हमने उसको T2 लिख लिया सेकेंड केस में ना। यूजिंग द वैल्यू ऑफ द टाइम मेजर लेट्स डू सम एनालिसिस। हम थोड़ी एनालिसिस कर रहे चीज़ों को समझते हैं। फॉर बोथ केसेस द कार स्टार्ट विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ u0। यस, कार पहले रेस्ट पे थी तो इनिशियल वेलोसिटी बेटा 0 ही होगी, एंड इट इज ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, डिस्टेंस भी इक्वल है, सेम एस डिस्टेंस से वो ट्रैवल कर रही है, ठीक है। तो हमें इन दोनों के केस में ना एक्सेलरेशन में ना हमें रिलेशनशिप ढूंढना है। वी हैव टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द एक्सेलरेशन of cart in both cases, in both cases। तो थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन। पहले किसी जब टाइम गाड़ी को T1 टाइम लगा, इसका वेट W1 था, जब इसको T2 टाइम लगा इसका वेट W2 था, ठीक है। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट सेम है, दोनों ऐसे ट्रैवल कर रही है स्टार्टिंग पॉइंट से फिनिश लाइन, स्टार्टिंग लाइन फिनिशिंग लाइन। और हमें क्या बताया, एस इक्वल्स टू व्हाट, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी 0 तो ये टर्म हो गए 0, तो एस किसके बराबर हो गया, हाफ AT स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। फॉर फर्स्ट केस, फॉर फर्स्ट केस जिसमें हमने केवल एक कॉइन यूज किया, वन कॉइन यूज किया, जब वन कॉइन हमने यूज किया बेटा तो एस किसके बराबर हो गया, 1/2 A1 T1 का स्क्वायर। सेकेंड केस में, सेकेंड केस में बेटा देखो डिस्प्लेसमेंट सेम ही है 1/2, उसके से मान लो गाड़ी का एक्सेलरेशन A2 था और टाइम उसको T2 लगा। हम इन दोनों को इक्वल पुट कर सकते हैं, राइट, दोनों में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। देखो हमने अगर लिख दिया A इज इक्वल्स टू B एंड A इज इक्वल्स टू C, तो
सिंपल सी इक्वेशन था, बी बी सी के बराबर होगा। हमने बोला अगर ए बी के बराबर है और ए सी के भी बराबर है तो बेटा बी और सी दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लिख सकते हैं 1/2 A1 T1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 A2 T2 का स्क्वायर। इससे 1.5 से हम 1.5 काट सकते हैं। तो बेटा हम रेशियो देख रहे हैं, A1/A2 बराबर हो जाएगा बेटा T2 का स्क्वायर बटा T1 का स्क्वायर। देखो इस A को इस साइड ले आओ, इस T1 को इस साइड ले आओ। ठीक है, तो हमारे पास रिलेशनशिप क्या है बेटा, जो हमारा एक्सेलरेशन में डिफरेंसेस है उनका जो रेशियो है वो उनके स्क्वायर के इनवर्ट रेशियो के बराबर होगा। ये हमारे पास एक रिलेशनशिप आया है। ठीक है, उस गाड़ी का जो एक्सेलरेशन होगा बेटा, जो पहला केस में और दूसरे केस में उन दोनों का रेशियो, जब दूसरे केस में उसको जितना टाइम लगा उतना पहले केस में टाइम लगा ना, उनके स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी फाइंड ना। अगर हम एक्सपेरिमेंटली अगर वैल्यू पुट कर देंगे T1 T2 की, तो हम दोनों के जो एक्सेलरेशन हम उसका रेशियो फाइंड आउट कर पाएंगे। और हम चलो निकालते हैं, हम कहना क्या चाहते हैं उस चीज़ को निकालते हैं। हमने बोला था जब एक कॉइन था, दो कॉइन, उसका वेट 10 ग्राम था, उसका वेट 20 ग्राम था। जो T1 था बेटा वो हमने क्या बोला था 3 सेकेंड है, और T2 है बेटा वो 2 सेकेंड है। ठीक है, वैल्यू को पुट करते हैं। इस केस में एक्सेलरेशन A1 है, इस केस में एक्सेलरेशन 2 है। जैसे जैसे वेट बढ़ा, फोर्स बढ़ा, क्या एक्सेलरेशन बढ़ा, वी हैव टू फाइंड दैट ना। A1/A2 इज इक्वल्स टू बेटा T2/T1, इन दोनों का इंडिविजुअल स्क्वायर पुट करें। बेटा T2 की वैल्यू है 2, 2 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू A1/A2। यह जाएगा बेटा 4/9 A1/A2। ठीक है, और हम लिख सकते हैं जो A2/A1 है बेटा वो हो जाएगा 9/4, 4 दूनी 8, 1, मतलब क्या A2 हो जाएगा बेटा 2.25 इंटू A1। इसका कहने का तात्पर्य क्या है, जब हम फोर्स को या वेट को 10 से 20 ग्राम कर देते हैं, डबल कर देते हैं, और जो टाइम लगता है उस गाड़ी को सेम डिस्प्लेसमेंट में वो 3 से 2 सेकंड हो जाता है, तो बेटा जो सेकंड केस है उसमें जो एक्सेलरेशन है वो पहले के मुकाबले 2.25 टाइम्स ज़्यादा है। मतलब क्या, फोर्स बढ़ता है तो एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा है। देखो सेकंड केस में ज़्यादा फोर्स है तो सेकंड केस का एक्सेलरेशन फर्स्ट केस के एक्सेलरेशन के मुकाबले ज़्यादा है। तो हम क्या बोल सकते हैं बेटा, फोर्स ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सेलरेशन के। इसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल प्रो प्रो प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। सॉरी, आई हैव लिटिल बिट ऑफ डिफिकल्टी प्रोनाउंसिंग दिस वर्ड, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी बोलते हैं सिंबल को। आज भी इसको हम हटा देते हैं ना, बड़ी क्लास में पढ़ो तो हम कोई भी कांस्टेंट यूज़ कर लेते हैं। एक कांस्टेंट कोई भी सिंपल कोई भी वैल्यू हो सकती है। ये उसी डेप्थ में नहीं जाते हम केवल यहाँ तक ही रहते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी तक। इसका मतलब होता है अगर ये बढ़ रहा है ये भी बढ़ेगा, अगर ये घट रहा है तो ये भी घटेगा। ठीक है, डिफरेंट वैल्यू से हो सकता है बट ट्रेंड सेम रहेगा, सेम ट्रेंड। ठीक है ना, पहली चीज हमने क्या फाइंड आउट की, फोर्स बढ़ते ही एक्सेलरेशन बढ़ जाता है। ठीक है, हम सिंपली बोल सकते हैं एक्सेलरेशन बढ़ते ही फोर्स बढ़ जाता है। सेम बात है राइट, अगर ए बी के बराबर है तो बी भी तो ए के बराबर है, तो हम सेम चीज़ को उल्टा करके भी लग सकते हैं। तो ये था इस कॉन्सेप्ट का लाइक बेसिक आउटकम। क्या आउटकम है देखो, द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ फिक्स मास, इस केस में जो हमारी गाड़ी थी बेटा उसका मास फिक्स था, तो उसका एक्सेलरेशन increases as the net force applied on it increases. Acceleration of an object
जिसका मास फिक्स है बेटा वो इंक्रीज होगा अगर उस पर लगने वाला फोर्स भी इंक्रीज होगा। इस केस में फोर्स इसके कारण है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, उस वेट के कारण। ठीक है। सो हमने क्या पढ़ा है, इसका कंक्लूजन क्या है, द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ a fixed mass increase as the net force applied on it increase। किसी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन बढ़ेगा जब उस पर लगने वाला फोर्स बढ़ेगा। ये हम प्रूव कैसे कर सकते हैं, इस एक्टिविटी से और इस रिलेशनशिप से, दैट a1 बटा a2 इक्वल्स टू है t2 का स्क्वायर अपॉन t1 का स्क्वायर, दिस रिलेशनशिप। ठीक है। नाउ वी हैव टू परफॉर्म मोर वन मोर एक्टिविटी। ठीक है, हमें ये नहीं पता ना कि केवल क्या फोर्स या एक्सेलरेशन, क्या एक्सेलरेशन केवल फोर्स पे डिपेंड करता है, किसी और चीज़ पे डिपेंड नहीं करता क्या। देयर हैज टू बी मल्टीपल फैक्टर्स समटाइम्स। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। सो क्वेश्चन इज, डज एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन एनी अदर फैक्टर, क्या केवल एक्सेलरेशन फोर्स पे डिपेंड करता है, क्या कोई और एक फैक्टर है जिस पे वो चीज़ डिपेंड करती है। देखो, वी फ्रॉम एवरीडे लाइफ वी हैव सम एक्सपीरियंसेस। ठीक है, हम डे टू डे लाइफ में बेटा कुछ चीज़ें महसूस करते हैं, कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं। तो हमने क्या बोला कि भाई एक प्लेयर है, एक प्लेयर है, ठीक है, दिस अ पर्सन, लेट्स इसका नाम है शिवांगी। ठीक है, शिवांगी शॉर्ट पुट, उसको शॉर्ट पुट खेलना अच्छा लगता है। शॉर्ट पुट होता है जब गोला फेंकते हैं ना, उसको गोला फेंकने को शॉर्ट पुट बोलते हैं, हैमर थ्रो, वट एवर यू वांट टू यूज। तो उसमें डिफरेंट वेट के वो होते हैं, शॉर्ट पुट होते हैं। एक 4 किलो का है, एक 7 किलो का है, एक 10 किलो का है, एक से 12 किलो का है। हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप के शॉर्ट पुट हैं या लोहे के गोले हैं, और श्रुति को वो फेंकने हैं, सॉरी श्रुति बोल रहा हूँ मैं, शिवांगी को वो फेंकने हैं। ठीक है ना। भाई वो अपनी स्टार्टिंग लाइन पे खड़ी है, दो गोलाकार होता है उसका जो कोर्ट होता है ना, जो हम शॉर्ट पुट के लिए यूज़ करते हैं, वो यूज़ नहीं करेंगे, हम स्टार्टिंग लाइन यूज़ करेंगे। कि हमारी श्रुति यहाँ खड़ी है, मैं बार बार श्रुति यूज़ कर रहा हूँ because there's a very dear friend of mine, her name is Shruti and she used to play short put, so let's use her name only। तो पहला केस, जब उसको एक की जगह गोला दिया गया है, छोटा सा होता है, उसने दूर फेंक दिया भाई, ये हमारी स्टार्टिंग लाइन है, तो वो यहाँ जाके गिरा, लेट्स से वो 100 मीटर जाके गिरा, हमने वैल्यू लिख दी भाई 100 मीटर, जब 4 किलो का दिया गया ना उसे, नोट 1 किलो। ठीक है। सेकंड केस में जब उसे 7 किलो का गोला दिया गया, उसने फेंका, वो यहाँ जाके गिरा 70 मीटर। देखो पावर श्रुति सेम ही लगा रही है, वो सेम फोर्स है, सेम ताकत इस चीज़ को लगा रही है, बदल क्या रहा है, केवल वेट उस चीज़ का। ठीक है ना। तीसरे केस में हमने उसको एक और गोला दिया, वो यहाँ के गिरा 50 मीटर पे। ठीक है, जिसका वेट 10 kg था। जो लास्ट में जो किसी चीज़ का वेट जो 12 kg था, वो यहाँ के गिरा 40 मीटर पे। तो 40 मीटर पे डेटा हाइपोथेटिकल है, रियलिटी इम्पॉसिबल नहीं है, आई डोंट नो। ठीक है ना। हमने देखा कि इंसान सेम फोर्स लगा रहा था, जितनी भी ताकत इसके अंदर थी। वेरी क्या कर रहा है बेटा, जिस चीज़ को हम फेंका जा रहा है, मास, मास वेरी कर रहा है उस ऑब्जेक्ट का, और जिसका जितना लो मास है बेटा वो उतना दूर जाके गिर रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट हाई डिस्प्लेसमेंट है या हाई डिस्टेंस है, ज़्यादा तेज़ी से ज़्यादा दूर जाके गिर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ को हम ध्यान रखेंगे अभी ना। एक एक्टिविटी हम परफॉर्म करने वाले हैं, उसका इससे रिलेशन, उसको बाद में इंटरलिंक करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। ओके ना। नाउ विद द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, इस केस में मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स सेम है, इट्स ईजियर टू सेट लाइटर ऑब्जेक्ट्स इन मोशन देन द हैवियर वन। जो हल्का ऑब्जेक्ट था बेटा, उसको मोशन में लाना आसान था, उसको दूर तक फेंका जा सकता है, उसको ज़्यादा मोशन किया जा सकता है, उसको ज़्यादा मूव किया जा सकता है, इन कंपैरिजन जो हैवी था। अब इसी जगह मैं श्रुति को 50 kg का एक वो दे दूँ गोला, भाई वो मुश्किल से उसको हिला पाएगा, उस इंसान से वो 1 फुट मुश्किल से फेंका जाएगा। अब उसको 100 kg का दे दूँ मैं, सी वोंट बी एबल टू लिफ्ट इट अप। भाई 100 kg का एक गोला उठाना ह्यूमनली बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास बहुत कंसनट्रेटेड होता है एंड ऑल दिस, तो उसे उठा ही नहीं पाएगा।
तो जितना लाइटर ऑब्जेक्ट था बेटा उसका मोशन उतना ही ज़्यादा था इन कंपैरिजन टू द हैवियर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है ना। फॉर दिस हाइपो हम एक हाइपोथेसिस टेस्ट करना चाह रहे हैं, वो क्या है? फॉर द सेम फोर्स द स्मॉल मास हैज़ अ लार्जर एक्सेलरेशन। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास कम है तो उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा सेम फोर्स लगाने पे। ठीक है, एक्सेलरेशन मतलब क्या? ज़्यादा, उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। ज़्यादा वेलोसिटी मतलब वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। हमने हाइपोथेसिस टेस्ट कर ली है वैसे इस एग्जांपल में। देखो, इस ऑब्जेक्ट का मास कम था, इस ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा था। जितना कम मास, सेम फोर्स लग रहा है, सेम, इस श्रुति के अंदर सेम ही ताकत है ना भाई। सेम फोर्स के साथ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को फेंका गया जिनका डिफरेंट मास था। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ने डिफरेंट डिस्टेंस ट्रैवल की। डिफरेंट डिस्टेंस ट्रैवल करने का मतलब क्या है बेटा? डिफरेंट एक्सेलरेशन हुआ उस ऑब्जेक्ट का। ठीक है, ज़्यादा डिस्टेंस, ज़्यादा एक्सेलरेशन, ज़्यादा वेलोसिटी। ठीक है, तो हम इस हाइपोथेसिस को टेस्ट कर रहे हैं। तो इस केस में हमें बेटा क्या करना है? हमें यही एक्टिविटी, हमें जो हमारी गाड़ी वाली थी ना उसको रिपीट करना है। ठीक है, हमें जो हमारी गाड़ी हुई थी बच्चा, इसको रिपीट करना है, इसी एक्टिविटी को। बस अब की बार चेंज क्या करना है वो आपको बताता हूँ। रिपीट द एक्टिविटी 6.3, keep the cup object's mass constant and double the cart mass by adding more weight. Just a second. Yeah, I don't know why it's choking so much. देखो, लास्ट केस में हम क्या कर रहे थे बेटा? हम फोर्स बढ़ा रहे थे बाय एडिंग वेट हेयर। इस केस में क्या है? हम वेट को फिक्स रख रहे हैं। हम इस केस में फोर्स को फिक्स रख रहे हैं। तो इसमें हमने केवल इनिशियली एक कॉइन डाला है, हम उसी को यूज़ करेंगे। अब इस गाड़ी का वेट स्टार्टिंग में फिक्स था, अब हम क्या करेंगे? इस पे वेट रखना स्टार्ट करेंगे। मान लो इसका वेट 10 ग्राम था इनिशियली, इस पर हम 10 ग्राम का सिक्का रख देंगे एक, फिर 50 kg का, 50 किलोग्राम का एक और बाट रख देंगे, एक और वेट रख देंगे। ठीक है, तो हमें ये करना है और हमें देखना है कि हाउ दिस न्यू कार्ट मूव्स विद द वेट स्केल। We have to carry out the step 5 and 6, find out the ratio of acceleration to the two cars mass. हमें बेटा क्या करना है? देखो, वही एक्टिविटी करनी है सेम। इस केस में हमें क्या करना है? कार्ट का मास इंक्रीज करना है। कार्ट, तो मान लो जब इनिशियली कार्ट का मास 10 ग्राम था, उसको टाइम लगा T1 सेकेंड। ठीक है, जब हमने उसका वेट 50 ग्राम कर दिया, ज़्यादा कर दिया, उसको टाइम लगा T2। और हाइपोथेटिकली हम मानते हैं इसको 3 सेकेंड लगा पूरा स्टार्टिंग लाइन टू फिनिश जाने में, इसको 9 सेकेंड लगा। ठीक है, और हमें क्या पता है कि हमने अगर एक्सेलरेशन निकाला A1 × A2, T2 का स्क्वायर अपन T1 का स्क्वायर, ठीक है, वो बेटा किसके बराबर आ जाएगा? 81/9, दैट इज 9। तो बेटा जो फर्स्ट टाइम में जो हमारा वो था एक्सेलरेशन, वो 9 टाइम है सेकेंड के केस में। तो हम क्या बोल रहे हैं बेटा? जैसे ही हम वेट बढ़ा रहे हैं वैसे ही क्या हो रहा है? हमारा एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है। हम 10 ग्राम टू 50 ग्राम गए, हमारा एक्सेलरेशन A1 से A2 हुआ, बट A1 ज़्यादा है A2 के कंपैरिजन में। ठीक है, मतलब कि क्या? देखो, आपकी जो गाड़ी पहले A1 एक्सेलरेशन से मूव कर रही थी, अब वो A2 जा रही है, बट A1 ज़्यादा है A2 के कंपैरिजन में, और M2 ज़्यादा है M1 के कंपैरिजन में। हमारे कहने का क्या मतलब है? जैसे जैसे आपका मास बढ़ रहा है, जैसे जैसे मास बढ़ रहा है, आपका एक्सेलरेशन कम हो रहा है। वही चीज़ तो है, जैसे जैसे आप वेट बढ़ा रहे हो तो ऑब्जेक्ट कम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। वेट इंक्रीज हो रहा है, ऑब्जेक्ट कम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। कम डिस्टेंस ट्रैवल करने का मतलब क्या है? कि उसका एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है। कि भाई हैवी ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए अगर सेम फोर्स यूज़ करोगे तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, मतलब उसको कम एक्सेलरेशन मिलेगा। हैवियर ऑब्जेक्ट्स, जो हैवी ऑब्जेक्ट होते हैं बेटा, दे फील्स, हैवियर ऑब्जेक्ट फील less acceleration with the same force
same force applied in comparison to the lighter objects. And to the lighter objects. कहने का क्या मतलब है कि बेटा जो हैवी ऑब्जेक्ट होते हैं उनका एक्सेलरेशन कम होता है जो हल्के ऑब्जेक्ट होते हैं उनके कंपैरिजन में, अगर दोनों पे सेम फोर्स लगाया जाए। यही हमारी कंक्लूडिंग स्टेटमेंट है, ठीक है ना। यहाँ पे कंक्लूजन क्या ड्रॉ होता है बेटा, फॉर ए गिवन फोर्स द एक्सेलरेशन प्रोड्यूसेस इनवर्सली रिलेटेड टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसका क्या मतलब है बेटा, ये होता है इनवर्स रिलेशनशिप। अगर एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है तो मास डिक्रीज होना चाहिए, अगर एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है तो मास इंक्रीज होगा। हैवी ऑब्जेक्ट मास इंक्रीज मतलब क्या, ऑब्जेक्ट हैवी होता जा रहा है तो उसका एक्सेलरेशन घटेगा। अगर मास डिक्रीज हो रहा है मतलब मास हल्का होता जा रहा है, ऑब्जेक्ट हल्का होता जा रहा है तो उसका एक्सेलरेशन बढ़ेगा। इसको हम बोलते हैं इनवर्स रिलेशनशिप, इनवर्स। और इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप, जब एक्सेलरेशन फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शन था। ठीक, चलो अभी हम दोनों को कंपाइल कर लें, दोनों फैक्टर्स को। यही दो मेन फैक्टर होते हैं जिन पे एक्सेलरेशन डिपेंड करता है। नाउ लेट्स पुट इट ऑल टुगेदर। So this is one of the most fundamental idea in the classical science or classical physics. Okay, so idea क्या है, when a net force acts on an object it accelerates in the direction of the net force। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे एक नेट फोर्स लगता है तो उसी नेट फोर्स की दिशा में वो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट होता है। द एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स। जो एक्सेलरेशन होता है बेटा उसका मैग्नीट्यूड किसके प्रोपोर्शनल होता है, जो फोर्स उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ऑब्जेक्ट्स मास। और इनवर्सली किसके प्रोपोर्शनल होता है, उस ऑब्जेक्ट के मास के। ठीक है, ये हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ है। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट। फिर से पढ़ लेते हैं एक बार न्यूटन का सेकंड लॉ। देखो, व्हेन ए नेट फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे एक नेट फोर्स काम कर रहा है जो नॉन जीरो है, इट एक्सेलरेट्स द ऑब्जेक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स। वो उस ऑब्जेक्ट को जो लगाया हुआ फोर्स है उसकी दिशा में एक्सेलरेट करता है। एंड द एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड, और जो एक्सेलरेशन होता है बेटा उसकी क्वांटिटी, उसका मैग्नीट्यूड किसके प्रोपोर्शनल होता है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स। जिस मात्रा का फोर्स लगाया जा रहा है उस मात्रा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ऑब्जेक्ट्स मास, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उस ऑब्जेक्ट के मास के। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो एक्सेलरेशन होता है बेटा इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ बाई एम। और इसको हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली इक्वल टू एफ बाई एम। और फोर्स किसके बराबर होता है बेटा, एम इंटू ए। यहीं से हमारा ये इक्वेशन आई है। दिस इज न्यूटन सेकंड लॉज ऑफ इक्वेशन, जहाँ पे ए एक्सेलरेशन है, एम मास है। ठीक है, और डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये हमारी एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो न्यूटन का सेकंड लॉ बताते हैं। ठीक है, इस क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम वन न्यूटन क्या होता है एंड मोमेंटम क्या होता है, हम सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे एंड विल सॉल्व सम इक्वेशंस एंड सम क्वेश्चंस एज वेल। So this was it for this class. I'm going to see you in the next class. I hope you have a good day.